चैनल सबका मेंटोर पर। आज मैं आपको क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी है इसका एक चैप्टर है चैप्टर 3 जिसे मैं हिंदी मीडियम में कराने वाली हूँ। सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में भी कराई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। अध्याय 3 जिसका नाम है वायुमंडल और जलवायु, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इजी चैप्टर है। ध्यान से 1 बाय 1 समझो। मैं हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ, जिसके बाद आपको चैप्टर से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल की डेफिनेशन क्या है। वायुमंडल जो हम कह रहे हैं वो है क्या आखिर में। तो बेटा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण है। आवरण का मतलब होता है चादर। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी पृथ्वी एक चादर से ढकी हुई है, जिस चादर को हम कहते हैं वायुमंडल। और ये जो वायुमंडल है, ये जो चादर है, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसों से मिलकर बनी है। इतना ध्यान रखना। ये पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना रहता है। और ये जो वायुमंडल है, ये हमसे दूर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अब वायुमंडल की संरचना देखते हैं कि ये जो वायुमंडल है, हमने कहा ये वायुमंडल अलग अलग गैसों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो मात्रा में गैस हमारे वायुमंडल में है वो है नाइट्रोजन 78%, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ये हमारे एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में है। आर्गन जो गैस है वो है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% है। इसके अलावा अन्य गैसें और जल वाष्प बहुत ही कम मात्रा में हमारे जलवायु या वायुमंडल के अंदर मौजूद है। तो इतनी बात समझ आ गई कि वायुमंडल क्या है और किससे मिलकर बना है, गैसों से। कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में है ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस वायुमंडल का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो वायुमंडल है हमारी पृथ्वी को ढका हुआ है, जिसने ये जो चादर है, ये जो आवरण है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है या इसका क्या महत्व है। सो नंबर 1, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपको तो पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से ये हमें बचाता है। पृथ्वी का तापमान नॉर्मल बनाए रखता है। मौसम और जलवायु के निर्माण में हेल्प करता है। कभी ठंडी कभी सर्दी, मौसम जितना भी चेंज हो रहा है वो सब वायुमंडल की वजह से हो रहा है। तो बेटा वायुमंडल की डेफिनेशन, किन किन गैसों से मिलकर बना है वो, और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे वायुमंडल का, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये स्लाइड से, इस अकेले स्लाइड से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व कर पाओगे ना। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल जो है वो 5 परतों से मिलकर बना है। ध्यान से देखो, ये है हमारी पृथ्वी, हम इसके ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। और पहली परत है वायुमंडल की, दूसरी परत है, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो हम कह रहे हैं ना 5 मुख्य परतों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल के ऊपर भी जब हम जाते हैं, पहले परत आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर इसी तरीके से पांचवी। और इन 5 परतों को मिलाकर हमारा वायुमंडल बना है जिसने हमें ढका हुआ है। अब 1 बाय 1 हम सारी परतें देखेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहली जो परत है इसका नाम है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां पर हम लोग रहते हैं। ये लगभग 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब हमारी जो धरती है उससे 12 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएं तो वो क्षोभ मंडल के अंदर आएगा। और ये जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परत है क्योंकि हम भैया इसी के अंदर रह रहे हैं। लगभग सभी मौसमी घटनाएं, सर्दी, गर्मी, बारिश, वो इसी परत के अंदर होता है। इसमें ज्यादातर जलवाष्प और बादल पाए जाते हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, पहाड़ों पे चढ़ोगे, ठंड बढ़ेगी यानी तापमान घटेगा। ये हो गई पहली परत। अब हम बात करेंगे दूसरी परत की,
ये रहा, जिसका नाम है समताप मंडल और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत है, क्योंकि क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। ये लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक ऊपर फैली हुई है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ध्यान रखना O3। ओजोन परत का जो फॉर्मूला है, ओजोन गैस का जो फॉर्मूला है वो O3 है, यानी कि ओजोन गैस, ओजोन लेयर इसी के अंदर पाई जाएगी, समताप मंडल के अंदर। और बादल और मौसम संबंधी हलचल बहुत ही कम होती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो परत है वो समताप मंडल, आप फोटोग्राफ से भी देख सकते हैं। फिर आता है मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। सबसे ज्यादा ठंडी जो लेयर है वो मध्य मंडल को ही माना जाता है। इसीलिए जो उल्का पिंड होते हैं, जो स्पेस से धरती पे आ रहे होते हैं, वो सबके सब हमारा जो मध्य मंडल है वहीं पर ठंडे पड़ जाते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो है ना, हमारे लिए ये वाला मतलब जो मध्य मंडल वो बहुत ही जरूरी है। ये भी याद रखना कि सबसे ठंडा होता है, सबसे ज्यादा ठंडा, और जितने भी उल्का पिंड है वो यहीं पर आकर जलकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं तापमंडल। ठीक है, तो ये मध्य मंडल हो गया। अब आया है थर्मोस्फेयर, जो मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है। ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ने लगता है अब, क्योंकि मध्य मंडल सबसे ज्यादा ठंडा है। इससे भी जब हम ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्रुवीय ज्योति और मतलब जो औराज होते हैं, ये सूर्य से आने वाले कुछ हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और हमें बचाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर, 5वें नंबर पे आएगा, जो सबसे बाहरी परत होती है। और हम इसके बाहर अगर चले जाएं, इसके भी बाहर चले जाएं तो हम पहुंच जाएंगे स्पेस में। ठीक है, यहाँ वायु बहुत ज्यादा विरल होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। एक चीज और, जो थर्मोस्फेयर होता है वो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी जो नेटवर्क है, रेडियोज हैं, वो सब आपको थर्मोस्फेयर यानी कि यहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% आना है इस स्लाइड से। ठीक है, चलो ना, मौसम और जलवायु दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है। मौसम जो होता है बेटा, वो किसी भी स्थान पर, किसी विशेष समय, किसी स्पेशल टाइम पर जो वायुमंडल की स्थिति है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे, उसे हम कहते हैं मौसम। उदाहरण के लिए आज मौसम गर्म है, आज वर्षा वाला मौसम है, आज तो बड़ा सुहाना मौसम है, ये चीज। यानी कि मौसम जो है वो कम समय की स्थिति है, थोड़े टाइम में मौसम चेंज हो सकता है। बट अगर जलवायु की बात करूं तो ये किसी भी स्थान के लंबे समय तक का जो मौसम है उसका औसत यानी एवरेज होता है कि लंबे टाइम तक उस जगह पर कैसा मौसम रहा, ठंडा, गर्म, बारिश वाला। यानी कि जलवायु लंबे समय की औसत स्थिति है, कम समय की स्थिति मौसम, और लंबे समय की जो स्थिति है वो है जलवायु। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ना, तापमान क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है, और वर्षण, तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, क्योंकि सब आपकी बुक के अंदर है। मैं एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूँ। हर एक चीज, मुझे पता है आपका टाइम कितना जरूरी है, तो मैं हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं बस वही कराऊंगी। डोंट वरी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। प्लस अगर आपको लगता है मैडम मैं जल्दी जल्दी नोट्स नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप हमारा चैनल जो है टेलीग्राम सबका मेंटोर, वो ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये पूरी पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, चलो, तापमान क्या होता है? तापमान बताता है कि हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अगर तापमान बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, अगर तापमान घटता है तो ठंड बढ़ती है। तापमान पर सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी पड़ती हैं, तो वहां पर जो है तापमान ज्यादा होता है। इसलिए सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होता है। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है भूमध्य रेखा वाला, सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, तो यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा होता है,
और ये जो एरिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती हैं, तो तापमान बहुत कम होता है और जो मौसम है वो ठंडा होता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आर्द्रता की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। हमारे आसपास की हवा में कितना मॉइस्चर है, कितना पानी है, उसे हम कहते हैं आर्द्रता। अगर ज्यादा जलवाष्प होगा तो ज्यादा आर्द्रता होगी, अगर हवा में ज्यादा पानी मिला हुआ है तो हुमस मतलब ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा। अगर कम जलवाष्प है तो आर्द्रता भी कम होगी। अधिक आर्द्रता में मौसम अधिक उमस भरा होता है। जैसे ये देखो, अधिक आर्द्रता यहाँ पे आसपास की हवा में पानी मौजूद है, जलवाष्प है, तो हमें भी गर्मी लग रही है। कम आर्द्रता में सुहाना मौसम होता है, सूखा होता है और आरामदायक होता है। कहते हैं ना कभी कभी आज तो बहुत सफोकेशन हो रही है, वो है आर्द्रता। ठीक, वर्षण क्या होता है? जब वायुमंडल से पानी पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो इसे हम कहते हैं वर्षण। सीधी सी बात है, बादल बने या जो भी भाप बन के आसमान में गया, उसके बाद दोबारा कहां पर? पृथ्वी पर जो पानी गिर रहा है, चाहे वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रहा है, रूप कुछ भी हो, पानी जो है दोबारा धरती पर आ रहा है, इसे हम कहते हैं वर्षण। ठीक, तीनों चीजें समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो ना। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? तो कुछ नहीं है बेटा, वायुमंडलीय दबाव हवा के भार के कारण उत्पन्न होता है। जितनी भारी हवा होगी, अब भारी हवा होती है ठंडी वाली, गर्म वाली नहीं। गर्म वाली हवा हल्की होती है, इसलिए फटाफट उड़ जाती है। तो भारी हवा से जो भार पड़ता है हमारे वायुमंडल पर, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा डाले गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब जो होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना बेटा, हमारा जो वायु दाब है वो कम होता जाता है, और जब ऊंचाई कम होती है तो वायु दाब ज्यादा होता है। उच्च वायु दाब का मतलब होता है साफ और धूप वाला मौसम, बढ़िया मौसम। और कम जो वायु दाब होता है उसका मतलब होता है बादल और वर्षा वाला मौसम। यानी आपका कम दबाव है, टेम्परेचर एक तरीके से आप कह सकते हो जो ठंडी हवा है वो ज्यादा है। ठीक है ना। पवनों के प्रकार, तो दो तरह की पवन होती है, समुद्री पवन और स्थलीय पवन। समुद्री पवन जो होती है बेटा वो दिन के समय चलती है। ठंडी हवा समुद्र से भूमि की ओर जाएगी, ठंडी हवा समुद्र से निकलकर भूमि की तरफ जा रही है, और ये दिन में होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या? समुद्री पवन या समुद्री समीर। इसका उल्टा होता है स्थलीय समीर, जो रात को होता है, और यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो भूमि से वापस समुद्र की ओर आ रही होती है। ठीक है, सो दिन के समय चलती है, ये डिफरेंस अगर बताऊं, और दिन में भूमि समृद्ध मतलब समुद्र की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाती है, ठंडी हवा समुद्र से भूमि की ओर चल रही होती है। ये रात के समय होता है जो स्थलीय समीर है, और ये भूमि से समुद्र की तुलना में ज्यादा ठंडी होता है, और ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर जा रही होती है, यानी इसका उल्टा। ठीक है, पवन की गति आपके एक चैप्टर में दिया हुआ था, इसीलिए मैं करा रही हूँ। मान लो शांत पवन है, नॉर्मल हवा है तो 0 से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बहेगी। हल्की हवा है तो 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज है तो 39 से 49 किलोमीटर प्रति आवर। और अगर तूफान वाली हवा है तो बेटा 103 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बहेगी। तो ये डेटा याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। विवरण वही दे रखा है, कम हवा में हल्की पत्तियां हिलती हैं, मुश्किल से हिलती हैं, ये आप पढ़ लोगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ भारत की ऋतुओं की बात करेंगे, जो कि टोटल मेनली 4 ऋतुएं हैं जो आपके चैप्टर में दी हुई हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून और मानसूनोत्तर, मतलब उसके बाद वाला समय। तो शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल तक होता है, सामान्यतः ठंडा और शुष्क होता है, सूखा होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान बढ़ता है। बात करूंगी ग्रीष्म ऋतु की, तो अप्रैल से जून तक होता है। ज्यादातर भागों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 32 से 40, कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब बात करें मानसून की, तो जून से सितंबर, इस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय रहता है। भारत में अधिकांश भागों में वर्षा होती है। फिर आता है मानसूनोत्तर, यानी लौटता हुआ मानसून।
जो कि अक्टूबर से दिसंबर में होगा। इसमें मानसूनी हवाएं पीछे हटने लगती हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के एरिया में आपको बारिश देखने के लिए मिलती है। तो यही 4 ऋतुएं आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके चैप्टर में इन्हीं ऋतुओं की बात की गई है। नाउ मॉनसून, चैप्टर के अंदर मॉनसून को अलग से डिफाइन किया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो मैं इसको डिटेल में करा रही हूँ। मॉनसून का अर्थ है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, जिससे कि बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ये भारत की मुख्य वर्षा का ऋतु है। ज्यादातर ये जून में शुरू हो जाता है। हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं और भारत के ज्यादातर भागों में बारिश होती है। ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून, जो मुख्य रूप से अक्टूबर और दिसंबर में होती हैं। हवाएं भूमि से समुद्र की ओर उल्टी चल रही हैं और इस समय तमिलनाडु में, यानी जो साउथ इंडिया है, वहां पर आपको बेसिकली बारिश देखने को मिलेगा। ना मॉनसून का महत्व, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो मानसून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लो फिनोमिना है ज्योग्राफी का। और ये क्यों जरूरी है? नंबर 1, खेती के लिए हमें पानी चाहिए होता है। जल की आपूर्ति हम बारिश से करते हैं, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी कितनी ज्यादा है। नदियां और जलाशय में पानी भर जाता है, परिवहन के लिए जरूरी है। अर्थव्यवस्था बढ़ती है हमारी, क्योंकि फसल अच्छी होगी। और दैनिक जीवन के लिए भी ये जो बारिश है, मानसून है, वो हमारे लिए जरूरी है। अब चाहे मछली पाल रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, इन सारी चीजों में भी। ठीक है। नाउ जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे। बड़ा कंसर्न है ये चैप्टर ही जलवायु और मौसम का है, बट हम देख रहे हैं धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है। जिसका मतलब होता है क्या? ये एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, एक तरीके का प्राकृतिक आपदा है जो गलत है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में होने वाला लंबे समय का परिवर्तन है। भाई, जो चीज ठंडी है, जिसे नेचर ने ही ठंडा बताया है, अगर वो ठंडा रहे तो ठीक है, बट बेटा उसका जलवायु चेंज हो रहा है और वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। हमारे ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। बर्फ के पहाड़ तो बर्फ के पहाड़ ही रहने चाहिए। इसके रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ये? एक तो जीवाश्म ईंधन का जलाना, हम इतना ज्यादा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वनों की कटाई कर रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ये ग्रीन हाउस गैस वो है जो हमारी पृथ्वी को गर्म करती हैं। ये हमारा फ्रिज और एसी, इन चीजों से निकलता है। ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, तो ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। प्रभाव क्या पड़ेगा अगर इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा? तो क्या क्या आप कह सकते हो कि रिजल्ट्स निकलेंगे? तापमान में वृद्धि होगी, पृथ्वी जलने लगेगी, गर्म हो जाएगी। ये देखो दिखाई दे रहा है इधर, ये है अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो पृथ्वी ऐसी हो जाएगी। अधिक गर्मी की लहरें आएंगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखा पड़ेगा, हिमनद पिघलने लगेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि हिमनद पिघलेंगे, बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। वर्षा के स्वरूप में बदलाव आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कारण, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हम देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे करें। बेटा, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है हम लोगों की वजह से, हम इंसानों की वजह से हमारे पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वो। तो यहाँ पर CO2 बढ़ रहा है हमारी वजह से, जिसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। इसको कम कैसे करें? बिजली बचाएं, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। अगर एक बस जा ही रही है रोड पर, मुझे भी वहीं जाना है, तो मैं अपनी गाड़ी क्यों यूज करूं? क्यों ना मैं वो बस ही यूज कर लूं। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल चलाएं, पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा करें, वस्तुओं को कम करें, पुनः यूज करें, रिसाइकल बचपन से ही पढ़ा रहे हैं आपको। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, अगर पॉसिबल हो तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो जलवायु परिवर्तन भी रुकेगा और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर में दिया वो एक केस है पंजाब का, और पंजाब की बाढ़ केस स्टडी दिया गया है। पंजाब में हर साल
मानसून के दौरान कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के कारण क्या है? भारी मानसूनी वर्षा, नदियों में बाढ़ आना, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक पानी आना, ये रीजंस हैं। मानव निर्मित कारण, ये तो हो गए प्राकृतिक कारण, यानी कि नेचर की वजह से बाढ़ क्यों आ रही है। अब हम भी तो कम नहीं है ना, हमारा भी कुछ ना कुछ रोल है जिससे कि बाढ़ आती है। नंबर 1, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण, खुदाई करना जमीनी स्तर पर, जमीन पोल्यूशन करना, कमजोर या क्षतिग्रस्त तटबंध, हमने जो है नदियों के जो तटबंध है वही कमजोर हैं, टूट जाते हैं। खराब जल निकासी व्यवस्था, हमारी नालियां ही तक अच्छी, हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, नालियां अच्छी नहीं है। शहरीकरण और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निर्माण, अगर पता है इस एरिया में बार बार बाढ़ आ रही है तो हम वहां क्यों रह रहे हैं? क्यों नहीं हम उसे रेड एरिया घोषित कर रहे हैं कि वहां पे नहीं रहना? सो दीज आर द रीजन जो हमारी कमी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब मैं बात कर रही हूँ बाढ़ की। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? लोगों की मृत्यु होगी, घर टूटेंगे, फसल बर्बाद हो जाएंगे, खेतों का नुकसान होगा, सड़क और पुलों का नुकसान होगा, पशुओं की हानि होगी, पानी खराब होगा, समस्याएं आएंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों का विस्थापन होगा, यानी लोगों को अपना घर छोड़कर नई जगह पर जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं बचाव के उपाय कि बचें कैसे। सो बेहतर बाढ़ का पूर्वानुमान करो, पहले से ही पता चल जाए इस एरिया में अब बाढ़ आ सकती है, ताकि हम अपना नुकसान कम कर सके। उचित जल निकासी व्यवस्था हो कि पानी अगर रेजिडेंशियल एरिया में आए भी तो वो फटाफट से निकल भी जाए। मजबूत तटबंध हो ताकि ये टूटे ही ना। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निर्माण ना करें। बेहतर आपदा प्रबंधन की तैयारी करें। अगर हमारी योजना सही होगी, हम सतर्क होंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो बाढ़ के नुकसान को कम किया जा सकता है। और बच्चे, यहीं पर आपका ये प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर खत्म होता है। आई होप चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लग